गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सीएफएससी के बेसिस पे अपन ने संकुलों के अस्तित्व बताने की कोशिश की थी, जिसमें अपन ने ग्राफ देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लॉग के बीच में जब अपन ग्राफ प्लॉट करें D0 से D10 वाले एलिमेंट्स के, अर्थात CA+2 से लेकर ZM+2 तक, ठीक है। तो अपने को इसमें दो उभार अर्थात दो कुबड़ अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अतः CA+2 से अपन अगर M+ तक चलें, ठीक है, तो पहला उभार अपने को देखने को मिलता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है CFSE की वो वेनेडियम की होती है, ठीक है। और दूसरे अगर उभार की बात करें D5 से D10 तक में, अर्थात Mn+2 से लेके जिंक तक Zn+2 तक, तो दूसरे उभार के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है D8 वाले Na+2 के अर्थात निकल की, ठीक है। अपन ने D4 तक बात कर ली थी। अब है कि D5 से log K का मान बढ़ना शुरू होता है और D8 तक अर्थात निकल+2 तक अधिकतम होता है और फिर घटना शुरू होता है वापस D10 तक, ठीक है। यहाँ Mn+2 के CFSE का मान कितना है? -1.2 डेल्टा नोट है, जो उच्च चक्रण यौगिकों के लिए अधिकतम है। अतः log K का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यहाँ Zn+2 D10 के CFSE का मान 0 है, अतः इस संकुल को अतिरिक्त स्थायित्व तो नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए log K का मान सरल रेखा पर प्राप्त होता है। इस प्रकार CFSE के प्रभावों का संकुल के स्थायित्व पर पुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट है अपने धातुओं की विद्युत ऋणता, ठीक है, कि संकुल में धातु आयन की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी वह लिगेंड से उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे कि Ml बंध प्रबल बनता है, जिससे कि संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। धातु की विद्युत ऋणता का अर्थ है कि धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, अपन उसको धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी एलिमेंट की जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो Ml बॉन्डिंग बनने की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही प्रबल होगी, ठीक है। सेकंड है लिगेंड से संबंधित कारक। अपन ने अब तक मेटल से संबंधित कारकों की बात की थी, जिसमें अपन ने 5 कारकों का वर्णन किया है, जिसमें पहला था धातु आयन पर आवेश तथा आकार, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा है धातु के इलेक्ट्रॉन ग्राही गुणधर्म, जिसमें फोर्थ था CFSE अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के आधार पर, और पांचवा था धातु की विद्युत ऋणता के आधार पर। अब अपन बात करते हैं लिगेंड से संबंधित जो कारक हैं जो कि संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है लिगेंड का आकार व आवेश। संकुल के स्थायित्व को लिगेंड का आकार व उसके ऊपर आवेश भी प्रभावित करता है, ठीक है। लिगैंड का आकार छोटा व आवेश अधिक होने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। आकार बड़ा होने पर लिगैंड लिगैंड में प्रतिकर्षण होने से क्या होगा? स्थायित्व घट जाता है। इस प्रकार हेलोजन आयन लिगैंडों का धातु आयनों के साथ अगर अपन स्थायित्व का क्रम देखें तो क्या होगा? FCl Br, ठीक है। इस वजह से अगर अपन देखें कि FeF6 है, ठीक है, उसकी कितनी है वैल्यू? 106, और इज ग्रेटर देन FeCl6 है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? स्थायित्व स्थिरांक की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है। अर्थात आकार छोटा है, ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन आवेश है, इस वजह से F है जो कि प्रबल संकुल का निर्माण करता है। यही कारण है कि MF6 प्रकार के संकुल तो ज्ञात है, जबकि Mi6 प्रकार के संकुल अज्ञात है, ठीक है। कि वर्ग ए की धातुओं के साथ इनका स्थायित्व क्रम समान रहता है, जबकि वर्ग बी की धातुओं के साथ ये क्रम थोड़ा विपरीत हो जाता है। अर्थात इसमें आयोडीन है जो कि प्रबल संकुल बनाएगा। वर्ग ए के अंदर जो धातु एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो क्रम तो FCl Br ही रहेगा, लेकिन अगर अपन वर्ग बी की धातुओं की बात करें तो उनके ये क्रम है वो विपरीत हो जाता है, ठीक है। सेकंड है लिगैंड की सार्य प्रकृति, कि लिगैंड की इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति को उसकी सार्यता कहते हैं, ठीक है। अतः जिस लिगैंड की सार्यता ज़्यादा होगी वह धातु आयन को उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर प्रबल बंध बनाता है, जिससे संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। अर्थात जो लिगैंड जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, उसकी सार्यता उतनी ही ज़्यादा होगी, और सार्यता जितनी ज़्यादा होगी मेटल टू लिगैंड जो बॉन्ड बनने की कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी।
कि जिस लिगैंड की प्रोटॉन H+ के साथ संयोग करने की शक्ति अर्थात H+ को ग्रहण करना जितनी अधिक होगी उसकी सार्यता उतनी ही अधिक होगी। जैसे NH3, H2O और HF में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता उत्तरोत्तर घटती है, अतः इनका धातु आयन के साथ बंध सामर्थ्य भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे NH3, H2O और HF में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती जाती है NH3 से अगर अपन HF की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो घटती जाती है, क्योंकि HF है ये एक अक्रिय विन्यास वाली धातु है, अतः फ्लोरीन अष्टक पूर्ण लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन NH3 से H2O और HF की तरफ चलें, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी भी घटती जाती है। ठीक है, और धातु का स्थायित्व क्रम भी घटता है। वर्ग एक ही धातु के साथ इनका स्थायित्व क्रम यही रहता है। ठीक है, थर्ड है त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट, कि यदि किसी लिगैंड से जुड़े हुए दाता परमाणुओं का आकार बड़ा हो तो, अर्थात लिगैंड का आकार बड़ा हो तो लिगैंड लिगैंड के परस्पर प्रतिकर्षण से संकुल का स्थायित्व कम हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा कहते हैं या स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी जो लिगैंड बड़े शेप के होते हैं वो लिगैंड लिगैंड एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, दोनों के बीच में रिपल्सन की वजह से उसकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का स्थायित्व है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन से कम होता है। ठीक है, किस वजह से, स्टेरिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि मेथिल और यहाँ हाइड्रोक्सी के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन आ जाता है। उसी प्रकार एग्जांपल दे रखा है कि एथिलीन डाइएमीन का स्थायित्व टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, मेथिल और ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्सन आ जाता है। उसी प्रकार अपन 2,2 डाइबाइपिरिडीन की बात करें, ठीक है, कि यहाँ यदि कोई प्रतिस्थापी 6 डैश पर स्थित हो तो त्रिविम बाधा अधिक होती है, जबकि 4 डैश 5 डैश पर आदि स्थितियों पर प्रतिस्थापी होने से त्रिविम बाधा कम होती है। ठीक है, मतलब 6 पोजीशन पे, मतलब 6 पोजीशन का मतलब है कि एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, अर्थात जो प्रतिस्थापी होंगे वो एक दूसरे से, जो लिगैंड होंगे एक दूसरे से प्रतिकर्षण कम होंगे, जिसकी वजह से स्थायित्व ज़्यादा होगा। और अगर अपन वहीं 4 और 5 डेज की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन ज़्यादा कम होगी, ठीक है, त्रिविम बाधा कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्थायित्व ज़्यादा होगा। और 6 पोजीशन पास में है, ठीक है, 6 और 6 डैश पोजीशन एक साइड में है और पास पास में है, तो जो दो प्रतिस्थापी आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो जो बाइपिरिडीन है वो बाइपिरिडीन एक दूसरे को क्या, स्थायित्व में कमी आएगी। ठीक है, इस वजह से। फोर्थ है लिगैंड का पाई बंधन क्षमता, ठीक है, लिगैंड की पाई बंधन क्षमता, जिसे अपन बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, कि धातु और लिगैंड के मध्य पाई बंध बनने से संकुल के स्थायित्व में सदैव वृद्धि होती है। यह पाई बंध धातु आयन के भरे हुए कक्षक और लिगैंड के रिक्त डी कक्षक के बीच में अतिव्यापन से बनता है। अपन ने बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था पहले, ठीक है, कि लिगैंड के तो रिक्त डी कक्षक और धातु आयन के भरे हुए कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, जिससे कि धातु आयन के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन लिगैंड के खाली कक्षकों में स्थानांतरित होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। भिन्न भिन्न लिगैंड धातु आयन पर भिन्न भिन्न लिगैंड क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। CFT सिद्धांत में इन लिगैंडों की प्रबलता, ठीक है, क्षेत्र सामर्थ्य के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, जिसे अपन स्पेक्ट्रल रसायन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के एक छोर पर बहुत कम क्रिस्टल क्षेत्र वाले लिगैंड रखे गए हैं, तो दूसरे छोर पर अधिक क्षेत्र यथा सामर्थ्य वाले लिगैंडों की संख्या रखी गई है। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, आप अपनी बुक में इसको बना सकते हैं, बुक से लेकर कॉपी करके। कि प्रबल लिगैंड क्षेत्र वाले लिगैंड या तो उदासीन अणु होते हैं या फिर निम्न आवेश वाले ऋणायन होते हैं। ठीक है, और CFT के अनुसार अगर अपन ML बंध पूर्ण रूप से आयनिक होता है, ठीक है, अतः यह सिद्धांत लिगैंड द्वारा पाई बंध बनने की व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। CFT ने क्या किया, जो बैक बॉन्डिंग हो रही थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर अपन LFT की बात करें, कि LFT ML बंध को सहसंयोजक मानता है, ठीक है, अतः इस सिद्धांत पर ML बंध की ध्रुवीय माना जाता है, जिससे ML बंध में सिग्मा बंध के अतिरिक्त पाई
अतिव्यापन बंध भी संभव है। पाई बंध की सामर्थ्य लिगैंड पर उपस्थित पाई कक्षकों की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के भराव सीमा पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब पाई बंध की जो कैपेसिटी है किसमें, लिगैंड पर उपस्थित पाई कक्षकों की एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो फील होने की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगी। इस आधार पर अपन लिगैंड को दो श्रेणी में बांट सकते हैं। ठीक है, पहली कौन सी श्रेणी है कि प्रथम श्रेणी में वे लिगैंड आते हैं जिसमें पाई कक्षक भरे हुए होते हैं तथा जिनकी ऊर्जा धातु आयन पर उपस्थित पाई कक्षकों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार के बंध दुर्बल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है OH माइनस, O2 माइनस और F माइनस। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में कौन आएंगे, जिनमें पाई कक्षक भरे हुए होते हैं तथा ऊर्जा धातु आयन पर उपस्थित पाई कक्षकों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर अपन दूसरी कैटेगरी की बात करें कि जिसमें पाई कक्षक क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं तथा इनकी कक्षकों की ऊर्जा धातु कक्षकों से क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार के बने पाई बंध अधिक स्थिर या कांस्टेंट होते हैं। इसका कारण ये है कि सिग्मा बंध के दौरान जब धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो धातु आयन से वापस इलेक्ट्रॉन घनत्व लिगैंड के रिक्त पाई कक्षकों से आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है ऊर्जा में अंतर का, कि सिग्मा बंध के दौरान जब धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है, तो धातु आयन से वापस इलेक्ट्रॉन इन लिगेंडों के रिक्त पाई कक्षकों में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कि Ml बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है और पाई बैक बॉन्डिंग होने का रीज़न भी यही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि Cn माइनस और CO। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड जितनी अधिक मात्रा में सिग्मा बंधन के माध्यम से धातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेंगे, ठीक है, मतलब लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन का जितना अधिक मात्रा में स्थानांतरण होगा तो धातु आयनों पर इलेक्ट्रॉन आवेश में वृद्धि हो जाने के कारण उतनी ही अधिक मात्रा में धातु के पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स की ओर प्रतिकर्षित होकर स्थानांतरित होंगे। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा लिगेंड टू मेटल स्थानांतरण होगा तो मेटल के ऊपर उतना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा, तो मेटल अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने जो फील इलेक्ट्रॉन है डी कक्षकों के अंदर वो वापस से किसके तरफ है, लिगेंड के ब्लैंक कक्षकों की तरफ स्थानांतरित करना शुरू कर देता है। इस प्रकार यदि हम पाई अतिव्यापन से प्रारंभ करें तो धातु के भरे पाई कक्षकों को तथा लिगैंड के रिक्त पाई कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा, अर्थात जितने अधिक मात्रा में मेटल से लिगैंड दिशा में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, लिगैंड पर भी उतना ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अब वह तेजी से वापस से लिगैंड टू मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते रहते हैं। अर्थात पाई बैक बॉन्डिंग का मेन रीज़न ये है कि जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है तो मेटल वापस से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब लिगेंड के ऊपर इतना चार्ज बढ़ जाता है कि जब कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है तो लिगेंड वापस से क्या करेगा, लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन है लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड चलता रहता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। इससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।